हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो सीटेट पेपर 2 का रहेगा। और जो हम पेपर करने वाले हैं वो 2019 से लेकर और 2023 तक जितने भी पेपर 2 के जो क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के, सारा का सारा कंप्लीट करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन देके चलेंगे भाई साहब। जिसको भी कोई दिक्कत हो भाई साहब वो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। अमाशय इसका मतलब जो आपका स्टोमक है, ठीक है जी। स्टोमक है, स्टोमक को क्या बोलेंगे भाई साहब, जो पेट है उधर है। अच्छा जी, में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। अच्छा, भोजन के लिए पाचन के लिए आवश्यक है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो आपका पेट होता है इससे एसिड निकलता है जिसको हम बोलते हैं HCl। क्या बोला जाता है? HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है मेरे भाइयों। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे भाइयों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा भाई साहब ये आपका नेचुरल भी होता है। कैसा होता है? नेचुरल, आपने नहीं बनाया है, ठीक है जी। समझिए फिर क्या कहना चाह रहा है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है, मतलब कि जो एक्स जो मात्रा होती है जिसकी, वो जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो यह आपचन मतलब कि अनडाइजेस्ट, हम जिसको हम बोलेंगे, जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। अच्छा, वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। जो एक्स और वाई क्या है, इसका मतलब जो एक्स है और वाई है। देखो यहां पर मैंने कह दिया जो एक्स है वो तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपको पता है कि अमाशय से जो निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अमाशय से भाई साहब यही नहीं निकलता HCl, उसके साथ साथ पेप्सिन भी निकलता है, रेनिन निकलता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है। और जो आपका HCl होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मेरे भाइयों। चलिए तो बात करते हैं। यहाँ पर सभी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, तो भाई साहब चौथा तो आपका आंसर गलत होता है। तो यहाँ पर ये तीनों में एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, और यहाँ दे रखा है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। आपको पता है कि भाई साहब रसायन जो अमाशय से उपस्थित होता है इसका मतलब वो एक्स है, वो HCl है। तो HCl 2 में आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें आ रहा है और एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें आ रहा है, मतलब फर्स्ट में और थर्ड में। यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर दे रखा है एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब 2 सही है, तो इसका मतलब 2 तो गलत हो गए। आगे चलिए, आगे क्या कहना चाह रहा है। वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं जी। चलिए उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है वाई इज सोडियम कार्बोनेट। अच्छा चलिए, और एक होता है वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ध्यान रख लीजिए, ध्यान रखें। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका काम क्या होता है मेरे दोस्तों? ये पेट की अम्लीयता को दूर करने का काम करता है। ध्यान रखना, किसको दूर करने का काम करेगा? पेट की अम्लीयता को। विशेष तौर पर ध्यान रखें, एक आपका एक पीने की एक वो आती है लिक्विड टाइप में जिसको हम बोलते हैं डाइजीनी, ठीक है। डाइजीनी जो होता है इसका मतलब जो MgOH होल्टवाइज है ये एक प्रकार का बेस है। बेस को बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे भाइयों? ये एक क्षार होता है। और जब क्षार क्या होगा, मिलेगा किसके साथ? HCl के साथ, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसका मतलब जो HCl होगा उसकी मात्रा को क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। आप तीनों पीते हो भाई साहब, वो भी क्या होता है? एक बेस होता है मेरे भाइयों। क्या होता है? बेस होता है, ठीक है जी दोस्तों। आगे समझिए। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों तो वो कौन सा होगा? आंसर होगा थर्ड। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर जो होगा थर्ड, क्योंकि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो आपका वाई है वो एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसके अलावा आपका जो होता है एक और होता है NaOH, ये भी क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट दे रखा है मेरे दोस्तों, तो इस वजह से ये यहाँ पर इसलिए गलत है, ठीक है जी। समझ में आया होगा, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके अंदर ही हम। चलिए थोड़ा सा समझिए, आप समझते हैं। देखिए आपसे पूछने लगे HCl के बारे में, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। HCl जो सीक्रेट होता है वो अमाशय से निकलता है। अमाशय को बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? स्टोमक। अमाशय से निकलेगा, चलो ठीक है। अच्छा, अमाशय में भी क्या होती है आपकी? आपकी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती है मेरे भाइयों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्रंथियां मेरे भाइयों, क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां बोला जाता है। इस गैस्ट्रिक ग्रंथियों से मेरे दोस्तों HCl भी निकलेगा
और प्लस में और क्या क्या निकलेगा, दो एंजाइम भी निकलते हैं। दो एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, दो एंजाइम मैं लिख रहा हूं। एक का नाम होता है भाई साहब पेप्सिन, क्या नाम होता है, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है मेरे भाइयों रेनिन, क्या होता है, रेनिन। ये दो एंजाइम होते हैं जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेंगे या फिर स्टोमक से निकलेंगे, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और देखो तीनों का काम ही होता है पाचन करना, HCl का भी, ठीक है, और पेप्सिन का भी, रेनिन का भी। ये दोनों एंजाइम पाचन में हेल्पफुल करते हैं और HCl जो होगा ये भोजन को गलाने चढ़ाने का काम करता। ठीक है जी, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे तरफ चलेंगे। आपसे ये भी पूछ ले कि HCl का pH वैल्यू जो होती है ये 0 से 1.5, इसका मतलब ये एक प्रकार सा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि आपको पता होगा एसिड की जो pH वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो कितनी होती है, वो होती है भाई साहब का 0 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 62, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड, किसमें बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसका मतलब भाई दही जमाने में। बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसका मतलब ब्रेड बनाने में। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, इसका मतलब गन्ने के रस के किण्वन प्रक्रिया में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको होगा। देखिए समझिए, आपको पता है भाई साहब जो आपका दही होता है इसके अंदर होता है आपका लैक्टोबैसिलस, कौन सा होता है भाई साहब, एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, पता होगा ना आपको, समझ गए। ऐसा बैक्टीरिया मेरे दोस्तों जो क्या काम करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। आगे देखिए, आगे एक और होता है, ये गन्ने के रस में किण्वन प्रक्रिया होती है, इसमें भी आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया करता है। ठीक है जी, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। आगे देखिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में आपने देखा होगा जो आपके फलीदार, इसका हम कहते हैं दाल जो होते हैं, दालों के पौधे, अच्छा दालों के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है कौन सा, राइजोबियम। ठीक है जी, कौन सा बैक्टीरिया होता है मेरे दोस्तों, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और भाई साहब ये जो काम करता है ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशन पर काम करता है। ठीक है जी, सहजीवी संबंध पर कार्य करेगा ये, कौन सा, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये किसमें पाया जाता है, फलीदार जो आपकी फसलें होती हैं, जैसे कि दाल हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है जी, चना हो गया, जितनी भी आपकी दाल वाली फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसका मतलब ये भी बैक्टीरिया है और थर्ड में बैक्टीरिया है और फोर्थ में बैक्टीरिया है। तो भाई साहब जो आपका डबल रोटी पकाने में होता है इसमें यूज किया जाता है मेरे दोस्तों यीस्ट का, इसका यूज किया जाता है यीस्ट। और यीस्ट एक प्रकार का भाई साहब आपका क्या है, कवक है मेरे दोस्तों। क्या है आपका यीस्ट, क्या है यीस्ट, क्या है आपका, आपकी क्या होती है, फंगी। ठीक है दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाता है भाई, कि इनमें से भाई साहब कौन सा है जो आपका बैक्टीरिया नहीं होगा, वो आपका कौन सा होगा, आंसर नंबर सेकंड होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड के बनाने में आपका यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। भाई साहब यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम पूरा का पूरा जो सीटेट पेपर 2 रहेगा उसकी साइंस रहेगी, आपको पूरा का पूरा विदाउट किसी कॉस्ट के आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, इनमें से ऐसा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, है ना, इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए दोस्तों, भाई वनोन्मूलन जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, अगला है मरुस्थलीकरण जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे, अपर्दन इरोजन बोलेंगे, और अगला है संरक्षण जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा अलग है, देखो वनोन्मूलन जो होगा भाई हम कह सकते हैं वनोन्मूलन है, ये इनमें से अलग कौन सा है भाई साहब, संरक्षण है। देखिए ये तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएंगे आपको, आपके वातावरण को। वनोन्मूलन जो हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, या मट्टी का अपरदन हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं आपके किसी क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हानि पहुंचाने वाले हैं।
आगे देखिए संरक्षण जो होता है, इसका आंसर कौन सा होगा? कंजर्वेशन मेरे दोस्तों, क्या होगा? कंजर्वेशन। 63 का आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। समझ में आ रहा है भाई? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है? डाइजेशन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंजेस, जो आपका पाचन होता है एक रासायनिक परिवर्तन है। आपका है फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंजेस, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। रेस्पायरेशन इज अ केमिकल चेंज, और जो आपका श्वसन होता है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंजेस। हाँ जी, यहाँ पर गलती आती है, तो ध्यान रखना, आपका पाचन होना ये भी एक आपकी ऐसी अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण भी कैसा होता है? केमिकल चेंज है। और भाई साहब श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया, ये भी आपका केमिकल चेंज होती है। परंतु ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि आपको पानी से बर्फ बनाना है, बर्फ से पानी बनानी होती है, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये कैसा होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ होगा दोस्तों। ठीक है जी, ध्यान रखें। इस पाचन से रासायनिक परिवर्तन जो है, और भी मैं आपको चीजें बता देता हूं। देखिए, आपके जो केमिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होंगे, इसका मतलब तो कह सकते हैं रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए, जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर देखिए कौन कौन से होंगे? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। सेकंड हम कह सकते हैं श्वसन प्रक्रिया, श्वास लेना। ठीक है जी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ये भी एक रासायनिक चेंज है। आगे देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना, ये भी कैसी अभिक्रिया है भाई साहब? आपका रासायनिक परिवर्तन है ना जी। आप कह सकते हो फास्फोरस को केरोसिन के ऑयल में, केरोसिन तेल में रखना, ये भी कैसा परिवर्तन होता है भाई साहब? रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछने लगे सोडियम को पानी में रखना, सोडियम को पानी में रखना, ये भी कैसा चेंजमेंट है भाई? केमिकल चेंजमेंट होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने बताया भोजन का पाचन, श्वसन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, मोमबत्ती का जलना, फास्फोरस को केरोसिन के तेल में रखना, सोडियम को पानी में रखना, ये सभी आपके कैसे चेंज होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं भाई साहब। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, पेपर में आपसे पूछा जाए तो भाई साहब आप क्या करना है? आपको राइट आंसर लगाना है। ध्यान रखिए भाई साहब, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है जी दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 65 कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? तो भाई साहब कणों के साइज के अनुसार यदि हम बात करें तो आरोही क्रम में लगाना है भाई साहब, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है जी। तो देखिए चट्टान होगा, मृतिका होगा, रेत होगा, बजरी गाद, मृतिका गाद या रेत बालू, बजरी या चट्टान, गाद मृतिका रेत बालू बजरी या चट्टान, या चट्टान बजरी रेत गाद या मृतिका। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, इसका आंसर जो होगा, सबसे हम पहले बातें आरोही क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका मृतिका, क्या आएगा? मृतिका, फिर आपकी गाद आएगी, फिर रेत आएगा, फिर बजरी आती है, और फिर क्या आता है? चट्टान आता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा भाई। आरोही क्रम की बात करें हम, क्ले, सिल्ट जो होगा, सैंड होगा, ग्रेवल होगा, रॉक होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इनका कणों का कुछ साइज होता है, और मैं आपको कुछ साइज लिखवा देता हूं दोस्तों। देखिए, यदि मैं आपसे करूं कि मृतिका जो होती है, मृतिका, मृतिका हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्ले। तो क्ले का जो साइज होता है वो आप लिख सकते हैं भाई साहब, वो होता है आपका 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है जी। आगे देखिए, यदि मैं आपसे कहने लगूं कि गाद का कण, यदि गाद का कण कहने लगूं भाई आपसे, बेटा हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। गाद का कण है तो इसको हम बोलते हैं सिल्ट, क्या बोलते हैं? सिल्ट। इसका साइज कितना होगा गाद के कण का? तो इसका साइज जो होता है 0.002 से लेकर, और ये होता है भाई साहब 0.05 तक mm। ठीक है जी। आगे देखिए, आपका डायमीटर भी कह सकते हैं। आगे आता है गाद के बाद जो आएगा आपका, वो आएगा आपका रेत के कण, रेत के कण। और रेत के कण को क्या बोलेंगे भाई साहब आप? रेत के कण को हम बोल सकते हैं फाइन सैंड, क्या बोला जाता है? आप फाइन सैंड कह सकते हैं। और फाइन सैंड का यदि साइज आपसे पूछने लगे तो वो होता है
0.05 से लेकर 0.2 mm होता है। ठीक है जी। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगला देखिए, आगा जो फाइनल आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फोर्थ नंबर पर जाएगा मोटा रेत। ठीक है जी। और मोटा रेत जो होता है इसको हम बोलते हैं भाई साहब कोरेसेंड। और कोरेसेंड जो होती है इसका जो साइज होता है वो होता है 0.2 से लेकर और 2 mm। तो ध्यान रखना भाई साहब, उस क्वेश्चन में आपको दिखाया था, इधर देख लीजिए। मृतिका यदि आपसे पूछने लगे तो मृतिका क्ले जो होती है इसका होता है 0.02 mm। उसके बाद गाद का कण होता है 0.02 से लेकर 0.05 तक। उसके बाद रेत का कण जो होता है 0.05 से लेकर 0.2 mm तक होता है। और मोटा जो रेत होता है 0.2 और क्या होता है आपका 2 mm होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को पिछले देख लीजिए आप। यहाँ देख लीजिए, ऐसे पूछा है मृतिका है, मैंने पहले नंबर पर लगाया है, तो यहाँ देख लीजिए आपने लगाया है ये क्वेश्चन। देखिए तो मृतिका है 0.02 है पहले नंबर पर। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है गाद, तो गाद का साइज देख लीजिए आप। गाद का साइज कितना बताया 0.02 से लेकर कितना होता है 0.05, इसका मतलब इससे थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे कहा है क्या है रेत, और रेत बालू जो है और रेत का कण जो है उसका है 0.05 से लेकर 0.2 तक mm है। और अगला आपका बनता है कौन सा, अगला जो बनता है वो देख लीजिए आप। उस अगला है आपका कौन सा, बालू हो गया, बजरी और चट्टान, बजरी छोटी होगी चट्टान क्या होगी उससे बड़ी होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है 2। विशेष तौर पर ध्यान रखें इसमें 2011 में, सॉरी 2000 आपका 21 में और 19 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है इसी से, मृतिका गाद रेत से इनसे पूछा गया है। मैंने साइज बता दिया आपको, तभी आपका इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी बच्चों। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मछली या मत्स्य हम कह सकते हैं फिश जो होती है में क्लोम या गिल्स जो होते हैं का कार्य होता है। ध्यान रखें आप, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपसे, देखिए आप पहले समझिए। मछली सांस लेती हैं, तो मछलियां किससे सांस लेंगी, मछलियों का जो श्वसन स्थल होता है हम कह सकते हैं तो वो होता है मेरे दोस्तों गिल्स। क्या होता है, गिल्स कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं गलफड़े, क्या कह देते हैं गिल्स। तो गिल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गलफड़े बोला जाता है। तो ध्यान रखिए। अच्छा ये क्या होता है, कैसे कैसे सांस लेगी भाई, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि मछली किस में होती है पानी में, तो बिल्कुल गलत होगा ये तो क्वेश्चन। ठीक है जी, क्योंकि वायु से कहाँ ऑक्सीजन लेगी, तो पानी के अंदर रहती है। दूसरा देखिए जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना, नहीं भाई साहब ये गिल्स की बात पूछ रहा है। गिल्स भाई साहब उसके पोषक तत्व तो नहीं लेंगे, ध्यान रखना। तो सांस का एक क्या है ऑर्गन है सांस लेने का, जैसे हमारा ऑर्गन क्या होता है लंग्स होता है। आपसे पूछने लगे मेमल्स जो होते हैं सभी मेमल्स किससे सांस लेंगे, तो गिल से लेते हैं, सॉरी किससे लेते हैं लंग्स से लेते हैं। और मछली जो होगी वो किससे लेगी, गिल से लेगी। और भाई साहब मेंढक आपसे पूछने लगे तो मेंढक जो होता है मोस्टली जो क्वेश्चन में आया है उसको ध्यान रखना, वो आंसर लगाना है स्किन। वैसे जो होता है वो आपको किससे लेता है, आपका जो मेंढक होता है जब बाहर होगा किससे लेगा, लंग्स से भी लेगा। ठीक है, और अंदर होगा तो पानी के अंदर तो किससे लेगा, गिल से भी लेगा। तो ध्यान रखें, तो जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करना बिल्कुल नहीं है भाई। ये कह रहा है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, बिल्कुल गलत है। जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, हाँ ये बात सही है भाई। और जल में अपशिष्टों को अवशोषित करना ये कोई मतलब ही नहीं है। एक्सक्रिएट वेस्ट इनटू वाटर, भाई साहब आप ये बताओ मछली जो आपका वेस्ट मटेरियल निकालेगी क्या, लंग्स के गिल्स के माध्यम से निकालेगी, नहीं ये बिल्कुल गलत होता है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है आपका आंसर नंबर 3, क्योंकि जो आपकी जो मछली होती है वो पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन जो होती है उसको लेने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, गिल्स लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर जब आपसे पूछा गया कि कौन कौन का आपका एनिमल्स जो होता है किस किस से सांस लेता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है जी भाई साहब, चुनिंदा चीजें आपको कराई जा रही है भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। देखिए मैं कह देता हूँ आपको मेंढक, क्या कह देता हूँ भाई साहब आपके लिए, मेंढक। देखिए मेंढक जो होता है फ्रॉग जो होता है वो किससे सांस लेगा, तो मेंढक जो होता है भाई साहब पहले आपको प्रायोरिटी देनी है त्वचा को, इसको देनी है स्किन को। ठीक है जी, स्किन के बाद आपको किस में लगाना है, ये कह सकते हैं जब पानी के अंदर होगा तो गिल से ले सकता है, या हम कह सकते हैं भाई साहब बाहर होगा तो किससे लेगा, लंग से लेगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपसे पूछने लगे भाई साहब जोक, जोक जो होती है, लीच जो होती है, वो लीच जो होती है किससे सांस लेती है, तो ध्यान रखना ये भी किससे लेती है, त्वचा से लेती है भाई। ठीक है जी, स्किन से लेगी। आपसे कहने लगे जो आपका क्या होता है, एक होता है केंचुआ। ठीक है जी, केंचुआ जो होगा जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होगा, केंचुआ जो होगा ये किससे सांस लेता है, तो ध्यान रखना ये भी किससे लेता है, स्किन से लेता है, त्वचा से लेता है।
आपसे कहने लगे मेमल्स। ठीक है, मेमल्स जो स्तनपाई जीव होते हैं, जितने भी स्तनपाई जीव होंगे जो बच्चे को दूध पिलाते हैं प्लस में बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और कान बाहर की तरफ होंगे, या हम कह सकते हैं जिसके अंदर प्लेसेंटा होगा। मेमल्स लेते हैं भाई साहब आपके लंग्स से। ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़े। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, घोड़ा सभी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आपसे कहने लगे जो एव्स होते हैं, एव्स मतलब कि उड़ने वाले पक्षी। ठीक है, पक्षी हम कह सकते हैं, उड़ने वाले पक्षी या उड़ने वाले जीव होंगे, तो भाई साहब ये भी किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं मेरे दोस्तों। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपका होता है भाई साहब आपकी मछली, और मछली किससे सांस लेती है? मछली फिश लेती है गिल्स से। किससे लेती है भाई साहब? गलफड़ों से। ठीक है जी, गलफड़ों से लेती है। आगे आपसे पूछने लगे जो आपका क्या होगा, जैसे आपसे पूछने लगे जो आपके इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कीट, और मेरे भाई हो जो कीट सांस लेते हैं वो आपका लेते हैं ट्रैकिया से। किससे लेते हैं? ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है मेरे दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, या हम कह सकते हैं श्वास नली। ठीक है जी, ध्यान रखें जो आपके इंसेक्ट होते हैं इससे सांस लेते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपके फिर आते हैं आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हम कह सकते हैं रेंगने वाले। ठीक है जी, और रेंगने वाले किससे लेंगे भाई साहब? वही किससे लेंगे? ट्रैकिया से। ठीक है जी, ट्रैकिया से लेते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो भाई साहब मैंने आपके सामने सारे एनिमल्स लिखवाए हैं, तो जिससे सांस लेंगे आपको उसी उसी का नाम लिख देना भाई साहब। मेंढक किससे लेगा? जोग किससे? केंचुआ किससे? मैमल्स किससे? उड़ने वाली जीव किससे? मछली किससे? इंसेक्ट किससे? ठीक है जी, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। इसका मतलब हम कह दें कि भाई साहब आपको कोई भी क्या कनेक्शन जोड़ना है बिजली का, और भाई साहब बिजली का कनेक्शन जोड़ना है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिससे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाए? ऐसे मान के लिए आपका छोटा सा तार छोटा पड़ रहा है, और आपको वहां पर क्या करना है भाई साहब? ऐसा ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, मेटल का ही, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, ठीक है, और जिससे आपका परिपथ जो है, आपका जो परिपथ जा रहा है ना, जो आपका सर्किट है वो पूरा जुड़ जाए और बिजली चली जाए उसमें से निकल के। देखिए कागज की पट्टी का क्या बोल रखा है? बिल्कुल यार, कागज में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, या कागज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती है, बिजली नहीं चलेगी, क्योंकि कागज जो होता है ये बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कुचालक होता है। आगे कह रहा है रबड़ की पेटी पट्टी का बिल्कुल नहीं है भाई साहब, रबड़ में कहाँ करंट चलने वाला है? ठीक है, रबड़ भी नहीं चलेगी। चलिए लकड़ी की छड़, लकड़ी में भी कहाँ भाई साहब करंट गुजरता है? लकड़ी में नहीं गुजरता, तो ध्यान रखनी है। आगे कह रहा है ब्लेड, और भाई साहब ब्लेड है, आपकी जो ब्लेड होती है किसकी होती है? आयरन की, और भाई साहब आयरन जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना भाई साहब, आयरन क्या है? गुड कंडक्टर है, इसमें से गुजर जाती है आपकी बिजली। हम गुड कंडक्टर भी ना कहें तो कंडक्टर हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फोर्थ मेरे दोस्तों। तो क्या होगा? एक ब्लेड जो होगी ये किसका काम कर सकती है भाई साहब? कनेक्टिंग वायर का काम कर सकती है दोस्तों। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी और मैं बता दूं आपसे क्वेश्चन, समझिए। आपसे पूछने लगे, क्या पूछने लगे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है? कौन सा मेटल है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो कौन सा मेटल है भाई साहब वो? उस मेटल का नाम लिख लीजिए, उसका नाम होता है भाई साहब आपका चांदी। क्या होता है? चांदी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेरे भाइयों। ठीक है जी, समझिए भाई दोस्तों, तो ध्यान रखें, चांदी जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? आपका गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक होता है। हालांकि सभी मेटल में क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। आपसे कहने लगे भाई साहब आपका लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु का नाम बता दीजिए। लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, जाने वाली धातु। तो आपसे पूछने लगे लिक्विड फॉर्म में कौन सी धातु होती है, कौन सी मेटल होती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म? विच मेटल इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म? तो मेरे दोस्तों वो क्या होती है? आपकी पारा होता है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, सिंबल है Hg। ठीक है जी दोस्तों, तो पारा होता है, एक धातु होती है, और एक किसमें पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होता है भाई साहब वो क्या होता है? ब्लेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मंजुला। आप समझिए, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी है वो 5 मीटर है, और वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है।
तो अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो समझिए, कह रहा है मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड मिरर इज अ 5 मीटर 5 मीटर, सी मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, मतलब मिरर की ओर 1 मीटर चलती है। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ, उसकी बीच की दूरी, एंड हर इमेज नाउ, मतलब कि उसके इमेज की दूरी और जो जहां पर वो खड़ी है तो कितनी दूरी होगी भाई साहब? अब समझिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर भाई साहब आपकी आपकी मंजुला खड़ी हुई है और यहाँ पर एक मिरर है भाई दोस्तों, और यहाँ पर इस मंजुला की इसमें क्या बन रही है? इस मंजुला की इसमें क्या बन रही है आपकी दोस्तों? इमेज बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या बन रही है? उसकी इमेज बन रही है दोस्तों। तो ध्यान रखना भाई, उसकी इमेज ऐसे बन रही है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मंजुला समतल दर्पण, ये प्लेन मिरर है भाई। कैसा मिरर मिरर है? प्लेन मिरर। ध्यान रखें भाई, प्लेन मिरर होता है। कह रहा है कि भाई प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से 5 मीटर है, तो दूरी कितनी है भाई साहब? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जो समतल दर्पण रखा हुआ है, ये 5 मीटर है दोस्तों। कितना है? 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, इसका मतलब वो यहाँ से दर्पण की ओर यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब 1 मीटर चल दी। तो कहता है कि अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, जितना आपका व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, उतनी ही इमेज किसमें बनती है? कितनी इमेज बनती है? मिरर के अंदर बनती है। ध्यान रखना, ये 3 फुट का है, तो भाई साहब 3 फुट की इमेज बन रही है पल्ली साइड में, इस साइड मिरर में। तो ध्यान रखना, जितनी डिस्टेंस इसकी उतनी डिस्टेंस उतनी है, और ध्यान रखना जितना वो मिरर में दिख रहा है ना दूरी पर, वास्तविक दूरी उतनी, तो वास्तविक दूरी रियल में उतनी होती है। उसकी डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट भी खड़ा है और मिरर में उतनी दूरी दिखेगी जितना दूर वो खड़ा हुआ है, ठीक है जी। परंतु ध्यान रखना, वो 1 मीटर आगे की तरफ चल गया, तो भाई साहब 5 मीटर में से 1 मीटर घट गया, तो कितना हो गया? 4 मीटर। तो फिलहाल अब जो उसकी दूरी है किसकी? भाई साहब कह रहा है कि अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? तो भाई साहब अब कितनी रह गई है? 4 मीटर रह गई है, क्योंकि जहां पर वो खड़ा है और जहां उसमें इमेज बनी हुई है वो फिक्स समान थी। 5 मीटर डिस्टेंस, यहाँ खड़ा हुआ है तो 5 मीटर ही इमेज के भीतर दिख रही है आपको, ध्यान रखना। परंतु 1 मीटर जब आगे की तरफ चल रहा है तो ध्यान रखना उसके अंदर भी क्या हो जाएगी? 1 मीटर कम हो जाएगी। तो बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया? तो 4 मीटर। इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, सेकंड होगा 4 मीटर। तो कितना होगा भाई साहब? 4 मीटर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, कोई जो आपका लोलक होता है 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसका मतलब पेंडुलम एक ऑसिलेट करता है 30 टाइम्स इन अ 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में आपको 30 बार पेंडुलम जो होता है वो आपको ऑसिलेट करता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है। तो समझिए भाई साहब, इसमें क्या कह रहा है कि उसका आवर्तकाल होगा 10 सेकंड तथा आवृत्ति होगी कितना? 3 हर्ट्ज होगी। उसका आवर्तकाल होगा 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति जो होगी वो 10 हर्ट्ज होगी। उसका आवर्तकाल जो होगा वो 10 सेकंड होगा, आवृत्ति कितनी होगी? 0.3 हर्ट्ज होगी। उसका आवर्तकाल जो होगा 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति जो होगी कितनी होगी? 0.3 हर्ट्ज। समझिए, तो भाई साहब उसमें निकालना है आपका, सबसे पहले समझिए टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब आपका? क्या? टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड में समझिए, तो टाइम पीरियड की हम बात करें तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा? 1/f। एफ का मतलब आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो समझिए, पर एक चीज समझिए पहले, उससे पहले, जब वो 3 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है? 30 बार। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में करेगा भाई 3/30/3, तो कितना होगा? 10। कितना करेगा? 10। इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो 1/f कितना है भाई साहब? कितनी बार आ रहा है? तो भाई साहब आपका आ रहा है 10। कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी? कितना आ रहा है भाई साहब? 10 आ रहा है। तो इसका मतलब 0.1। तो 0.1 क्या होगा भाई साहब? उसकी 0. उसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड आ गया ना 0.1। और भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई उसकी? 10 हर्ट्ज आ रही है। कितनी आ रही है? 10 हर्ट्ज। इसका मतलब आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर होगा मेरे भाई। यो क्या होगा? सेकंड आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, 0.1 आपका क्या आता है? 0.1 सेकंड आता है। तो ये आपका क्या भाई साहब? आपका टाइम पीरियड हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है भाई साहब? वो आपकी 10 है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए, मतलब कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कौन सी स्टेटमेंट है इसमें? कह रहा है भाई साहब, बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन सेकंड है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। उसके बाद कह रहा है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें भाई साहब गलत को पहचानने की बात कर रहा है। तो समझिए,
क्या कह रहा है, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी सही बात है भाई साहब। मान के चलो ये धरती है, इस पर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी। तो भाई साहब वो आपको ले जाना है या फिर उसमें आप धक्का मारोगे तो फ्रैक्शन कभी भी कम नहीं होगा। ये बात ठीक है, मान लिया भाई, ठीक है। लौटने घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। सही बात है भाई साहब। ध्यान रखना, यदि आप मान के चलिए इस धरती पे एक बॉल को धक्का दे रहे हैं और इस एक चौखंटे टाइप के क्या है, उसी टाइप के क्या हो, आप एक एक क्यूब है उसको धक्का दे रहे हैं, उतना ही फोर्स इस पर लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स इस पर लगा रहे हैं, तो भाई साहब ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, क्योंकि ये कैसा है, इसकी शेप पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि भाई साहब तो यही कहना चाह रहा है कि भाई साहब रोलिंग फ्रैक्शन जो होगा, ये रोलिंग फ्रैक्शन जो होगा देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से क्या होगा, कम होगा। तो लेटिंग घर्षण जो होता है ये इसमें घर्षण कम होगा और इसमें क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा। आगे देखिए अगली बात में कह रहा है, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, तो तरल में गति करता कोई पिंड होगा तो घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो मान के चलिए भाई साहब ये इस शेप का है तो भाई साहब इसकी आकृति पर निर्भर कर रहा है। मान के चलिए ये आपका सर गोल होता तो भाई साहब ये अलग फ्रैक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। आप मान के चलो ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहे हो और इस पर ऐसे गोल चीज रख रहे हो कोई भी, तो उसमें फ्रैक्शन अलग होगा। तो हर एक में क्या होता है, फ्रैक्शन अलग होता है। ये कह रहा है कि पहले में बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता। नहीं भाई साहब, गलत कह रहा है। मान के चलिए आपके पास कोई भी बेरिंग है और बेरिंग में आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे क्या गोलियां होती हैं। भाई साहब ये गोलियां इसलिए लगाई जाती है जिससे फ्रैक्शन कम हो, ना कि फ्रैक्शन बढ़े। विशेष तौर पर ध्यान रखना, तो ये बेरिंग के अंदर गोलियां होती हैं इसलिए लगाई जा रही है भाई साहब, जिससे आपका फ्रैक्शन कम हो जाए। और ये कहना चाह रहा है बॉल बेरिंग का प्रयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण वृद्धि वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो वृद्धि नहीं करने तो भाई साहब कम करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये बात गलत है। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है जी। चलिए आगे तरफ चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। पूरा आपका पूरा का पूरा जो आपका साइंस का पेपर रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए कहना चाह रहा है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। चलिए मान लीजिए भाई साहब, ठीक है, ये बात गलत है पर ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। हाँ ये बात सही है भाई, ठीक है। उसके बाद कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, नहीं बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है भाई साहब मेरे दोस्तों, वो क्या होगा, बी आंसर होगा, केवल बी, ठीक है जी। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, इनमें से कौन सा राइट कथन है। आगे चलिए देखिए, थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है का उपयोग उबलते द्रवों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। चलिए भाई साहब आगे चलिए, ये बात गलत है भाई साहब, ठीक है जी। थर्मामीटर का उपयोग भाई तुम पानी में डॉक्टर का थर्मामीटर अलग है, वो डॉक्टर का जो थर्मामीटर होगा उसको पानी को मापने का काम करेगा कि भाई पानी कितना गर्म हुआ नहीं हुआ, ये बात गलत है बिल्कुल। ये देख लो, आप ही देख लो ना, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, ऐसा तो है नहीं भाई, उसका तो अलग होता है ना मापने का। आगे देखिए, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं भाई साहब अभी बताएंगे, ये गलत है ये बात भी। उसके बाद कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, माइनस कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, ये बात गलत कह रहे हैं भाई साहब। उसके बाद कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। हाँ ये कह सकते हैं भाई साहब, जो आपका क्लिनिकल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा इज ग्रेटर देन, बड़ा होता है, ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। बिल्कुल, डॉक्टर का जो थर्मामीटर भाई साहब वो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मापेगा 37 डिग्री सेल्सियस से कितना है भाई साहब, आपने देखा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापने का काम करता है। तो ध्यान रखना भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिखवाने का काम कर रहा हूँ भाई साहब, समझिए क्या लिखवाने का काम है। यहाँ पर कुछ थर्मामीटर है और उन थर्मामीटर की वैल्यू आप लिख लीजिए। थर्मामीटर की वैल्यू लिखें, यहाँ पर आप लिख लेंगे, एक पेज ऐड करते हैं। देखिए आपसे पूछने लगे, देखिए आपसे कहने लगे जो आपका डॉक्टर थर्मामीटर होता है, कौन सा, डॉक्टर थर्मामीटर, ये कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, ठीक है जी। इसका जो टेम्परेचर पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो भाई साहब ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर थर्मामीटर जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है जी, क्लिनिकल थर्मामीटर होगा। उसके बाद आपसे कहने लगे कमरे का तापमापी थर्मामीटर, ठीक है जी, जो आपका कमरे के अंदर ताप मापने वाला थर्मामीटर है उसका जो
आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये मापता है 25 डिग्री सेल्सियस से मापता है, और कहाँ तक मापेगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है जी दोस्तों, आगे चलिए, आपसे पूछने लगता है आपका जो होता है लेबोरेटरी वाला, लेबोरेटरी वाला, ठीक है, लेबोरेटरी को हम बोलेंगे प्रयोगशाला वाला, प्रयोगशाला थर्मामीटर। और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होगा मेरे दोस्तों, ये आपका जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर जो चलता है ये आपका चलेगा दोस्तों कहाँ से कहाँ तक, कितने डिग्री सेल्सियस चलता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर, और ये चलेगा भाई साहब आपका कहाँ तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ से चलता है, -10 डिग्री सेल्सियस से। तो ध्यान रखें भाई, यही बात पिछले में कही गई है, समझिए। तो क्या क्या बात की गई है, एक बार समझिए। क्या कहा गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग, बिल्कुल ये बात तो गलत होगी। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर हमने बताया भाई साहब कमरे का जो ताप मापने होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक चलता है दोस्तों, 50 डिग्री सेल्सियस तक मापने का यंत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक मापने का काम करेगा जो रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बताना आप, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो भाई साहब नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर बताया जाता है। ठीक है जी, आगे देखिए, अगले में बात की गई है क्या चीज, तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि वहां पर कितना है अभी बताया भाई साहब, कितना है 25 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसमें अगले पॉइंट में क्या कहा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से -42 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर हम कह सकते हैं खाली 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब प्रयोगशाला का तो कितना होता है भाई साहब, लेबोरेटरी का तो -10 डिग्री सेल्सियस से और कितना चलता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। ठीक है जी, और भाई यहाँ पर की गई है अगली बात है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो होता है डॉक्टरी परिसर से कितना होता है, अधिक होता है। तो भाई साहब ये देख लीजिए आप, क्या है, प्रयोगशाला का जो है थर्मामीटर जो होता है इसका होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, और डॉक्टर का तो बेटा कितना चलता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये वाला ज्यादा है, ये वाला क्या है, कम है। यही बात इसने इस क्वेश्चन में की है। ठीक है जी भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई साहब, यदि समझ में आ रहा है तो भाई साहब हमारे कहने से काम कर दीजिए, भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आपका अपना भाई जो तैयारी कर रहा है उसका भी भला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गलत कथन पहचानिए, इनमें से कौन सा गलत कथन है। केरोसिन का कैलोरी मान जो होता है, ऊष्मामान जो होता है कोयले के कैलोरी मान से क्या होता है, अधिक होगा। चलिए, कोयले का कैलोरी मान जो होगा, ऊष्मामान जिसको बोलेंगे, लकड़ी के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। चलिए, बायोगैस का कैलोरी मान जो होगा वो एलपीजी के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। और सीएनजी का कैलोरी मान जो होगा वो डीजल के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। चलिए, इनमें से गलत पहचानिए, तो गलत कौन सा है भाई, कोयले का कैलोरी मान जो होगा लकड़ी के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। सही है, बायोगैस का कैलोरी मान जो होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब भाई साहब आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई दोस्तों, सीएनजी का कैलोरी मान है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो सीएनजी कैलोरी मान जो होगा वो उसमें मान जो होगा डीजल के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका आंसर जो होगा भाई साहब दोस्तों, एक बार मैं इसके बारे में आपको चार्ट बनवा देता हूं, आप चार्ट से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको एलपीजी का कितना होता है, सीएनजी का कितना होता है। देखिए, यहाँ मैं कहता हूँ मिट्टी के तेल का, मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल आपसे पूछने लगे, इसको केरोसिन ऑयल भी कह सकते हैं हम। ये होता है भाई साहब आपका 12,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है जी, आपसे कहने लगे कि भाई साहब आपका लकड़ी का, यहाँ लकड़ी की बात की गई तो लकड़ी का ऊष्मामान, तो लकड़ी का ऊष्मामान जो होता है वो होता है भाई साहब आपका 17 किलो जूल पर किलोग्राम। आगे आपसे पूछने लगे कोयला, ठीक है जी, और कोयला का ऊष्मामान आपसे पूछने लगे तो भाई साहब वो ज़्यादा होता है वैसे, 8,000 से, और कितना होता है 24,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है जी, पर किलोग्राम होगा। आपसे आगे कहने लगे, देखिए आगे आपसे कहने लगे बायोगैस, बायोगैस मतलब मीथेन, और बायोगैस मीथेन का जो होगा वो कितना होगा भाई साहब, 35,000 से लेकर कितना होगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। और भाई साहब आपका होगा सीएनजी, सीएनजी और आपका होता है एलपीजी, एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है वो होता है भाई साहब आपका कितना, वो होता है 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है जी, कितना होगा, ये होगा भाई 5,000 किलो जूल पर किलोग्राम होगा। आगे देखिए, 50,000 भाई साहब, आगे देखिए
आगे मैं कहने लगूँ पेट्रोल, पेट्रोल का उसमें मान आपसे कहने लगे तो वो होता है भाई साहब आपका 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है जी। तो देखिए भाई साहब, आपसे कह रहा है, अब यहाँ देख समझिए, ये कहना चाह रहा है भाई साहब केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। चलिए ये बात मान लीजिए, केरोसिन देख लीजिए, केरोसिन जो होगा मिट्टी का तेल 12,000 किलो जूल है, और भाई साहब आपका कोयले का जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर ये बात मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कोयले का कैलोरी मान जो होगा, कोयला जो होगा कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से क्या होगा भाई साहब, ये बात अधिक होगा। तो कोयले का बिल्कुल होगा, ये बात भी सही है। तो बायोगैस का कैलोरी मान जो होगा एलपीजी के कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा। तो बायोगैस ये 35,000 से 40,000 किलो जूल, और ये कहना चाह रहा है एलपीजी सीएनजी जो है इसका कितना है, 50,000। तो बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी कैलोरी मान से क्या होगा, अधिक होगा, ये भी बात सही है। सीएनजी का कैलोरी मान, ये सीएनजी है, सीएनजी कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से क्या होगा भाई साहब आपका, कम होगा। और डीजल का आपने लिखा नहीं है, तो लिखा नहीं है तो भाई साहब डीजल का भी लिख लीजिए। डीजल का जो होता है भाई साहब आपका डीजल, डीजल का कैलोरी मान आपसे पूछने लगे तो डीजल का होता है भाई साहब आपका 45,000 किलो जूल पर केजी। तो ध्यान रखना ये 45,000 है, तो इसका मतलब आप देखिए आपका जो सीएनजी का है वो कितना है, 50,000। कितना है, 50,000। समझिए भाई साहब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है हर पेपर में। और ये 50,000 है, ये कितना है 45,000, और ये कह रहा है सीएनजी का ज्यादा होगा, इसका मतलब सीएनजी डीजल केरोसिन से अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, ये होगा सीएनजी का। ठीक है जी। तो आंसर ध्यान रखें भाई साहब, क्या होगा, डीजल का अधिक बता रहा था, डीजल का क्या होगा भाई साहब आपका कम होगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई साहब, स्क्रीन शॉट ले लिए मेरे दोस्तों इन सभी का, जल्दी से फटाफट से। चलिए आगे तरफ चलेंगे, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। ठीक है जी। तो देख लीजिए भाई साहब, उसमें लिखा हुआ है, समझिए। ये कहना चाह रहा है भाई साहब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। ठीक है जी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है भाई साहब आपका क्या चीज, आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम की बात कर रहा है। तो चलिए आगे की तरफ इन्हें निकालते हैं भाई साहब। स्पीड कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब टाइम है तो कितना दे रखा है, 12 मिनट। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये 12 मिनट दे रखा है, तो 12 मिनट है तो उसको कैसे बनाना है, आर में तो क्या करेंगे भाई साहब, अपॉन में साइड कर लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद इसको काट लीजिए आप, इसको 10 से 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, तो कितना हो गया भाई साहब, 5 दूनी 10, कितना हो गया 10 किलोमीटर आ गया। ये एक भाग तो ये आ गया। उसमें कहा गया फिर भाई साहब अगली बात में कहा गया कि फिर दोबारा से क्या करें, 18 मिनट और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। तो वही आपका स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। और गुना कितना है, समय कितना है 18, ये मिनट दे रखा है, आवर बनाएंगे तो सेट करेंगे 10 से 10, 6 18, तो ये कितना हो गया 4 12 किलोमीटर। और टोटल दूरी डिस्टेंस पूछी गई है, तो भाई साहब 10 किलोमीटर ये रहा और 12 किलोमीटर ये रहा, तो कितना हो गया 22 किलोमीटर पर आवर होगा भाई साहब। ठीक है जी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा दोस्तों। क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्तों, सेकंड आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। चलिए आगे तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कथन जो है गलत कथन को पहचानना है, इसमें से फॉल्स बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवृत्ति गति है, इसका मतलब द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इट्स पीरियड मोशन। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपकी अर्थ होती है वो अराउंड घूमती है एक्सिस में और अपने एक्सिस में घूमती है। ठीक है, पीरियडिक मोशन में। चलिए उसके बाद कहा गया है प्रकाश की गति सरल रेखी होती है। बिल्कुल, जब लाइट होती है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लाइट जल रहा है तो भाई साहब ये कैसी चलेगी, सीधी चलेगी। ठीक है, ये बात भी गलत सही है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, सरल रेखीय गति होती है। तार के कर्षित तार की गति दोलन करती है, इसका मतलब द मोशन ऑफ प्लग स्ट्रिंग ऑफ आ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है आपने तार को ऐसे पकड़ा और आपने ऐसे पकड़ के इसको छोड़ा, तो इसका मतलब वो ऐसे करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं भाई साहब। अगर आप ऑप्शन पढ़िए, सभी आवृत्ति गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गति की होती हैं। ऑल पीरियडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, ये बात गलत है भाई साहब, सभी नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकती हैं परंतु सभी नहीं होंगी। ये इसने सभी जो लगाया है ये बात गलत लगा दी है भाई साहब, ध्यान रखें। तो सभी आवृत्ति गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गति की नहीं होती। तो ठीक है, यहाँ पर एक बात कह गई है प्रकाश के बारे में, थोड़ा और समझ लीजिए। प्रकाश से आपसे क्वेश्चन पूछने लगे तो आप जल्दी से बता दीजिए। यदि मैं आपको कहने लगूं लाइट की स्पीड जो होती है, लाइट स्पीड कितनी होती है भाई साहब, यदि मैं आपसे कहने लगूं वैक्यूम में
तो वैक्यूम में बता दीजिए। तो लाइट की स्पीड जो होती है भाई साहब वो होती है, वैक्यूम कह दो कुछ भी कह दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यदि मैं आपसे कह दूं कि लाइट जो ट्रैवल करती है, मैंने बताया है भाई, तो ध्यान रखना लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी। ठीक है जी, लाइट की छोटी इकाई, लाइट की छोटी इकाई आपसे पूछने लगे भाई साहब, अगले पेपर में बिल्कुल आ सकता है। लाइट की छोटी इकाई जो होगी वो होती है भाई साहब फोटोन। क्या होती है? फोटोन। फोटोन होता है मेरे भाइयों, क्या होती है? फोटोन सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बंडल ऑफ फोटोन होते हैं जिससे आपकी लाइट बनती है। दोस्तों ध्यान रखें, एक क्वेश्चन बताना है आपको। जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक है जी, तो क्या करेंगे, लाइट को मतलब प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, देयर इज नो नीड ऑफ इसको, लाइट को। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए तो समझिए, तो लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट जो होती है ट्रेवल में, वैक्यूम में आपका चल सकती है। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है मेरे दोस्तों। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए, लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका। कैसी वेव होती है आपकी? ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई साहब? आपका डी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर से संबंधित इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सच्चाई जाहिर कर रहा है भाई साहब। तो ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन देखिए, प्रतिबिंब सीधा बनता है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। आपका जो प्लेन मिरर होगा, समतल दर्पण जो होगा, उसमें इमेज जो बनती है वो सीधी बनती है। ठीक है, ध्यान रखना, आप ऐसे खड़े हो तो आप ऐसे दिखोगे, ऐसा नहीं है कि उल्टे दिख जाओगे आप उसके अंदर। अच्छा, अगला देखिए, अगला है प्रतिबिंब वास्तविक होता है। भाई ये बात गलत हो सकती है। अगला ऑप्शन पढ़िए, ये बात सही है, ये बात भी सही है। उसका देखिए, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, ये बात सही है भाई साहब। इसका मतलब ये कह सकते हैं आपका ये वाला हाथ किधर दिखेगा, इधर दिखेगा, और ये वाला हाथ किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। ऐसा होता है भाई साहब, ध्यान रखिए। ये माइक लग रहा है आपको इधर लग रहा है, परंतु एक्चुअल में किस तरह है, इस साइड में है। तो ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर लिखा होता है ना, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस पर जो लिखे होते हैं अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मान के चलो मैं आपके सामने पी लिखा, तो उसमें जो उल्टा दिखेगा वो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ध्यान रखना, ये सीधा है और उसमें लिखा होता है लेटरल में ऐसे। तो ध्यान रखना, आपका मिरर में ऐसे दिखने की संभावना होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप कोई कागज लेना भाई साहब, उस पर अक्षर लिखे हुए होते हैं ना, उसको आप उसको कागज सामने करना, आपको ऐसे दिखेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलो ये बात भी सही है। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, प्लेन मिरर में जितना आपका साइज दिख रहा है ना, मैं यदि 6 फुट का हूँ तो 6 फुट का सामने मुझे कितना दिखेगा, मिरर में मुझे कितना इमेज दिखेगी, इमेज बनेगी 6 फुट की इमेज बनेगी। और ध्यान रखना, मुझे एक 6 फुट का व्यक्ति है, उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की हाइट की आधी होनी चाहिए। जैसे मान के चलो मैं 6 फुट का हूँ, तो भाई साहब मेरा जो सामने वाला इमेज जो होगी, जो बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं जो मिरर होगा वो 3 फुट का होना चाहिए, जब मेरा पूरा का पूरा जो प्रतिबिंब है उसके अंदर आ सकता है। तो ध्यान रखना, ये बात भी सही है। तो ये भाई कथन सत्य की कह रहा है, ये वाला गलत है। तो ए सी डी, तो देख लीजिए ए और सी डी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ठीक है दोस्तों, तो भाई साहब लगभग मैंने आपको ये जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे मैंने पूरे के पूरे बताए हैं भाई साहब। अगला सेशन कल होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई साहब, एक काम हमारे कहने से भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।